દર્શક મિત્રો નમસ્કાર. પહેલું સૂક્તિ જાતે નર્યા એ ઉક્તિ અનુસાર આપણે સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત હોઈએ તો જીવનને આનંદપૂર્વક માણી શકીએ. આપણા જીવનમાં સૌંદર્યનું ખૂબ મહત્ત્વ છે અને સૌંદર્ય માટે આપણી ત્વચા અને વાળ પણ એટલા જ મહત્ત્વના છે. તો આવી અને બીજી ઘણી બધી સમસ્યાનું સમાધાન અને ઉપચાર વિશે આદિત્ય સ્કિન ક્લિનિક અને લેસર સેન્ટરના ડૉક્ટર પ્રિಯಾಂક સરની મુલાકાત લેશે સમીર પંચોલી. दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुजरात न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। बड़ौदा के जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट और विटिलिगो सर्जन डॉक्टर प्रियांक सेन से हमने पिछले एपिसोड में बातचीत की। डॉक्टर साहब ने हमें कील मुहासे, एलर्जी और सफ़ेद दाग जिसे विटिलिगो बोलते हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी। आज हम फिर से उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे हमारे बालों के बारे में, लेजर ट्रीटमेंट के बारे में। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सर, वैसे तो सारे लोग अपने बालों के बारे में जानते ही है, फिर भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बाल होते क्या है, हेयर क्या होते हैं। थैंक यू समीर भाई। हेयर जो है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बॉडी का। और हेयर बेसिकली वी बॉर्न विद हेयर। हेयर के साथ ही हम लोग पैदा होते हैं और हेयर के साथ ही पूरी लाइफ रहते हैं। तो इस तरह से हेयर एक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर मैं उसकी जानकारी डिटेल में दूं तो अपने जो स्काल्प है वो शरीर का सिर का ऊपर का हिस्सा, उसमें करीब करीब भगवान ने ऑलमोस्ट 1 लाख हेयर इंडिविजुअल केस में दिए हैं। और उसका जो डायमीटर रहता है वो 70 to 180 माइक्रोमीटर तक रहता है। हेयर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक जो दिखता है अपने को विजिबल हेयर, और दूसरा जो हम देख सकते हैं या लेबोरेटरी वाले देख सकते हैं, दैट इज इनविजिबल हेयर। स्किन के ऊपर का हिस्सा बालों का और स्किन के अंदर का हिस्सा बालों का। अब दोनों में से जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए वो बाहर का हिस्सा है, और डॉक्टरों के लिए वो जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो अंदर का हिस्सा है। अब क्या तकलीफ़ें होती है उसमें, बेसिकली हेयर जो ऊपर है स्किन के ऊपर, हम लोग उसको साफ्ट बोलते हैं, साफ्ट ऑफ हेयर। और स्किन के नीचे जो हिस्सा है उसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। तो जो लाइव इश्यू है हेयर का, सबसे लाइव पार्ट इज़ बल्ब ऑफ हेयर, और उसका इम्पोर्टेंस अपने लुक में बहुत ज़्यादा है। आजकल हेयर के बिना जीना इज़ डिफ़िकल्ट। लाइफ इज़ ऑफ प्रेजेंटेशन, सो वी रिक्वायर्ड हेयर। हेयर इज़ अगेन आई टेल यू देयर आर डिफरेंट लेंथ ऑफ हेयर इन बॉडी। जैसे हर एक हिस्से पे एक लेंथ रहता है बॉडी का, और वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में। जैसे आईब्रो के हेयर है तो छोटे छोटे रहेंगे, पूरी लाइफ नहीं बढ़ेंगे। स्कैल्प के हेयर है तो उसका एक लेंथ फिक्स रहता है इंडिविजुअल बॉडी के लिए। सर, एक सवाल आपसे करना है ये कि हम देखते हैं कि अगर हम सर के बाल नहीं कटाते तो वो बढ़ते बढ़ते और इतने बढ़ते, जैसे लेडीज़ में तो 10 फीट तक बढ़ते, लेकिन हमारे ये जो आईब्रोज़ है तो उसके बाल इतने नहीं बढ़ते, हाथ के जो बाल इतने नहीं बढ़ते। तो ये क्या कारण होता है कि एक हेयर इतना लंबा होता है, एक हेयर एकदम छोटा होता है। थैंक यू समीर भाई। बेसिकली हेयर का एक साइकिल है। जैसे अपने ह्यूमन बीइंग में जन्म मरण का साइकिल है, उसी तरह हेयर में भी एक साइकिल है, वो स्टेज वाइज चलता है। उसका 3 फेजेस में है, एनाजन, कैटोजन एंड टेलाजन। एनाजन जो है उसमें बाल उगता है, कैटाजन में बाल वहीं का वही रहता है एक सेम ड्यूरेशन के लिए, और टिलोजन जो है उसमें हेयर फॉल हो जाता है। तो हर एक हेयर के लिए, बॉडी पार्ट के लिए ये जो साइकिल है वो डिफरेंट है। जैसे अपने आईब्रो के बात जैसे आपने किया, तो उसमें क्या है कि जो पूरे के पूरे 3 स्टेज है वो 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो बाल आएगा, 1 महीना रहेगा वहाँ पे और फॉल हो जाता है, तो वो कभी नहीं बढ़ने वाला, इतना का इतना रहता है। दूसरा जो स्कैल्प का हेयर है उसका जो एनाजन फेज़ है और कैटाजन फेज है वो ऑलमोस्ट स्प्रेड होता है 5-6 साल से लेके, कई इंडिविजुअल में तो वो 10 साल तक, 12 साल तक जाता है। तो उसमें बहुत लंबे बाल मिलते हैं आपको। और तीसरा जो टिलोजन फेज है उसमें बाल गिर जाते हैं। तो दिस इज़ अ साइकिल ऑफ हेयर, और उस साइकिल के दौरान ये पाया गया है कि जहाँ पे जो हेयर का लेंथ रहेगा वो वही फिक्स रहेगा। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि बालों के रोग कौन कौन से हैं और ये रोग क्यों होते हैं। हेयर के रोगों के बारे में अगर मैं बताऊं तो हेयर के 2 मेन विभाग हैं। एक बाल ज़्यादा होते हैं और दूसरा बाल कम होना। तो किसी को अच्छा नहीं लगता, बाल जितना है इतना प्रॉपर नंबर में, साइज़ में रहता है, वो सबको अच्छा लगता है। तो बेसिकली
जिसको ज़्यादा बाल बोलते हैं हम लोग उसको हाइपर ट्राइकोसिस बोलते हैं। नॉर्मली जिनको अनचाहे बाल बोलते हैं, अपने को नहीं चाहिए फिर भी भगवान देता है, तो जो अनचाहे बाल हैं उसमें मेन कंसर्न रहता है फीमेल को, लेडीज़ लोगों को। जो वहाँ नहीं चाहिए, जैसे अपर लिप में उनको बाल नहीं चाहिए, बियर्ड एरिया में बाल नहीं चाहिए, इवन फेस पे नहीं चाहिए। देयर आर एरियाज इन बॉडी के वहाँ पे उनको बाल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए फिर भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है। अब एक्स्ट्रा ग्रोथ है दैट इज़ अ डिजीज़, और उसको हम लोग हर्सुटिज्म बोलते हैं लेडीज़ में। और दूसरा जो हेयर लॉस वाला जो टाइप है उसमें देयर आर वेरिएंट ऑफ टाइप। सबसे पहला उसका डिटेल आएगा तो हेरिडिटरी, जिसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस रहेगा, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस रहेगा। मेल पैटर्न जो बाल्डनेस रहता है उसमें इनिशियली दैट स्टार्ट विथ 20 ईयर ऑफ एज, और धीरे धीरे हेयर उसका कम होता जाता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यूजुअली मेल में जो बाल झड़ना चालू होता है वो आगे के कॉर्नर, आगे का बॉर्डर वो अंदर खिसकता जाता है। दूसरा टाइप रहता है सीधा स्कैल्प का जो हेड का ऊपर का हिस्सा होता है, हम लोग उसको टेम्पोरल रीजन बोलते हैं, उस रीजन में से वो बाल चला जाता है। तीसरा उसका रहता है कि अगर वो लॉन्ग टर्म में चला जाता है तो पूरा का पूरा यू शेप ऑफ द स्कैल्प वो ख़त्म हो जाता है बालों का। और दूसरा जो हिस्सा है फीमेल में, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, उसमें रहेगा कि जो मांग रहता है, पैथी रहती है उसकी, वो वाइडनिंग रहता है, सेपरेशन ऑफ द मांग, और धीरे धीरे बाल वहाँ से उसका जो मांग का हिस्सा रहता है वो सेपरेट होता जाता है। फीमेल में आइडियली फुल बाल्डनेस नहीं पाई जाती, बहुत रेयर है उसके लिए। दूसरे दीज आर द जेनेटिक्स और हेरिडिटरी टाइप ऑफ हेयर लॉस। दूसरा रहेगा एक्यूट हेयर लॉस, जैसे सडन हेयर लॉस हो गया। सडन हेयर लॉस के जो रीज़न है उसमें है एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा जो है वो एक ही हिस्से से, शरीर के किसी भी हिस्से से एक जगह से बाल पूरा का पूरा हट जाएगा, वहाँ पे एकदम स्मूथ स्किन बन जाएगा। गुजराती में उंदरी ऐसा बोलते हैं, और स्कैल्प में भी ये पाया जाता है। देयर आर सो मैनी वेराइटी ऑफ एलोपेशिया एरिएटा इवन। तो एक ही हिस्से से जाएगा बाल, एकदम से चला जाता है। यूजुअली ये जो तकलीफ है वो ऑटो इम्यून केसेस में आता है। ऑटो इम्यून का मतलब है आपकी ही रोग प्रतिकारक शक्ति या आपका ही बॉडी उसको हेयर के रूट को डैमेज करता है, और उसमें एक ही जगह से बाल चला जाता है, उसको उंदरी बोलते हैं। इन सम केसेस बाल वापस अपने आप आ जाते हैं, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस डॉक्टर का इंटरफियरेंस चाहिए। स्किन स्पेशलिस्ट इज अ हेयर स्पेशलिस्ट ऑल्सो, तो स्किन के डॉक्टर को मिल के उसका इलाज कर सकते हो आप। दूसरे जो एक्यूट केसेस हैं जिसमें सडनली हेयर लॉस पाया जाता है उसमें रहेगा मेडिसिन। मेडिसिन में भी जो बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स हैं, कैंसर के जो मरीज़ हैं उनकी जो कीमोथेरापी आती है वो सडन हेयर लॉस करेगी। इवन फीमेल में हार्मोनल चेंजेस आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद में काफ़ी फीमेल में ये प्रॉब्लम रहता है कि हेयर फॉल हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एक्यूट हेयर लॉस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। दूसरे उसके एक्यूट रीजन रहेंगे, उसमें रहेगा केमिकल ट्रीटमेंट, जैसे हेयर स्ट्रेट करवा लिए, केमिकल ट्रीटमेंट करवा लिया हेयर का, शैम्पू का रिएक्शन हो गया, कोई मेडिसिन हेयर में डाला उसका रिएक्शन हो गया, तो वो सारे रीजन रहेंगे एक्यूट हेयर फॉल में। सर, ये जो बाल झड़ते हैं, हेयर लॉस जैसे बोलते हैं, वो क्यों होता है और उसका निदान कैसे किया जाता है? हेयर लॉस को डायग्नोसिस करने के लिए बेसिकली इट्स अ मिस्ट्री। उसके बहुत सारे कारण हैं हेयर लॉस के, तो वो कारण को फाइंड आउट करने के लिए देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज। जैसे एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन आएगा पेशेंट का, जब भी पेशेंट डॉक्टर को मिलता है, स्किन स्पेशलिस्ट को मिलता है, तो उसका प्रेजेंटेशन, बाल कहाँ से गए, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, एलोपेशिया एरिटा तो एक ही जगह से जाएगा, ग्रेजुअल हेयर लॉस है तो सब जगह से जा रहा है, तो दैट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस के उसका प्रेजेंटेशन कहाँ पे आ रहा है। सेकंड, डैंड्रफ है कि नहीं है, हेरिडिटरी उसका कितना पॉजिटिव है कि नहीं है, दीज आर द क्लिनिकल वेरिएंट कि डॉक्टर जांच पड़ताल करके उसको मालूम करता है। उसके आगे का एक स्टेज आ गया, अभी आई हैव इंस्टॉल्ड ओवर हियर, कि डर्मास्कोप बोलते हैं उसको। वो कंप्यूटर से अटैच रहता है, उसका स्कैल्प का एक एक हेयर का रूट ऊपर से देख सकते हैं, अपने स्किन का पैटर्न देख सकते हैं, हेयर का जो साफ्ट होता है साफ्ट का पैटर्न देख सकते हैं। तो दैट इज डर्मेटोस्कोपी ऑफ हेयर एंड स्कैल्प। तो उससे भी अपने को पता चलेगा कि कौन से रूट कितने लेवल पे डैमेज है। तीसरा डायग्नोसिस में आएगा कि ब्लड टेस्ट। देयर आर सम पेशेंट के उनमें जैसे विटामिन के लेवल कम हो गए, आपके आयरन का लेवल कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम है, आपका B12 कम है, आपका थायराइड अगर कम है, थायराइड के फ्लक्चुएसन है, थायराइड प्लस माइनस रहता है आपका, तो हेयर लॉस रहेगा।
हेरिडिटरी तो ऑलरेडी उसमें पार्टिसिपेट करता ही करता है। और लास्टली एक उसका एक और टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं सिकाट्रेशियल एलोपेशिया। सिकाट्रेशियल एलोपेशिया जो है उसमें हेयर रूट के साथ बाल चला जाता है। तो एक बार रूट गया, फॉलिकल जो बल्ब है स्किन के नीचे का हेयर रूट का वो भी ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद में बाल वापस नहीं उग सकता है। तो उस केसेस में मुझे बायोप्सी करना पड़ता है। स्किन का एक छोटा सा हिस्सा सिर में से उठाते हैं उसको पंच बायोप्सी से, और पंच बायोप्सी करके उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं और वही डायग्नोस करके देता है कि व्हाट आर द रीज़न। जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या कोई स्किन का कोई ऐसा तकलीफ है जो आपके हेयर के रूट को डैमेज कर रहा है। तो दीज आर द होल डायग्नोस्टिक फैक्टर। उसके बाद में उसका डिसीजन आता है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, और उसके लिए ये दवाइयाँ या ये ट्रीटमेंट आपका चलेगा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। हम एक बार ये निदान हो जाए कि हेयर लॉस होते हैं, तो हेयर लॉस की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपका कारण क्या मिलता है बालों का। जैसे एक तो है कि बाल ज़्यादा हैं तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और दूसरा है कि बाल कम है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। जिनमें बाल ज़्यादा हैं, कि जैसे हर्सुटिज्म में हार्मोनल लेवल करवाते हैं हम लोग। अगर हार्मोनल लेवल बराबर है फिर भी पर्टिकुलर पेशेंट को अनचाहे बाल अगर निकलवाना है तो उसके लिए एक तो हार्मोनल थेरापी आएगा 3 महीने का। जब मेडिसिन काम नहीं करता, कोई दवाई काम नहीं करता है हेयर ज़्यादा ग्रोथ के लिए, तो उसमें हम लोग वी हैव इंस्टॉल्ड डायोड लेसर। WHO रिकमेंडेशन है उसका, GMP सर्टिफाइड है वो, और ऑल ओवर वर्ल्ड दैट ओनली लेज़र इज़ वर्किंग फॉर हेयर। सिर्फ बालों को हटाता है, परमानेंटली हटाता है। उसके 6 से 10 सिटिंग रहते हैं, एवरी मंथली आना रहता है, और बालों का जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ को वो डैमेज करके परमानेंट हेयर रिमूवल देगा आपको। नाउ डेज वी कॉल इज परमानेंट हेयर रिडक्शन, बिकॉज इसका मेंटेनेंस भी रहेगा बाद में। तो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर द हाइपर ट्राइकोसिस। और दूसरा उसका वेरिएंट रहेगा हेयर लॉस का। झड़ते बालों के लिए क्या कर सकते हैं? जड़ते जो बाल हैं उसमें एक तो है कि हेरिडिटरी हेयर लॉस, आपका ग्रेजुअल हेयर लॉस हो रहा है मेल पैटर्न बाढ़ने से। मेल पैटर्न बाढ़नेस के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, खाने की दवाइयाँ अवेलेबल है, लगाने की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो वो लगाने से 4 से 6 महीने में आपका जो हेयर रूट है वो एक्टिवेट होता है। हेयर रूट को देखने के लिए ऑलरेडी अपने पास डर्मास्कोप है यहाँ पे, तो कितने हेयर रूट है, कितना ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें उससे पता चल जाता है। तो 3 से 6 महीने अगर आप दवाई करवाते हैं तो वो हेयर रूट को एक्टिवेट करके वापस आपका ग्रोथ देता है। उसके बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद में आएगा इंजेक्टेबल में स्टेम सेल थेरापी आ गया, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आ गया, इवन स्टेरॉइड ट्रांसनोल आ गया उसमें। तो दीज आर द इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। इंजेक्टेबल के बाद में ट्रीटमेंट रहेगा डर्मा रोलर। डर्मा रोलर जो है वो बेसिकली आपका कोलेजन टिश्यू होता है, हेयर रूट होता है, उसके ब्लड सप्लाई को एक्टिवेट करता है। तो जब इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, आपके दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो वी कैन गो फॉर डर्मा रोलर। डर्मा रोलर के भी ऊपर जो भी ट्रीटमेंट है दैट इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट हम लोग करते थे उसमें पूरा का पूरा स्ट्रिप ले लेते थे। नीचे आपका स्काल्प का पीछे का जो हिस्सा है उसमें रूट रहते हैं। आपने अगर देखा है तो किसी भी उम्र में, जैसे हेयर का लॉस जब चालू होता है 18-20 ईयर के बाद, छोटे 2, 4, 10, 15 बाल गिरना चालू होता है, तब यू आर कॉन्शियस। धीरे धीरे बाल जड़ते जड़ते अगर पूरा हिस्सा ख़त्म हो जाता है, आगे का ऊपर का सारा हिस्सा चला जाता है, तो पीछे के रूट रहते हैं। इवन कान के ऊपर के जो बाल हैं वो रहते हैं। तो दीज आर द परमानेंट रूट। और जो ऊपर स्काल्प के ऊपर रहता है वो टेम्पररी रूट रहता है। तो जब भी टेम्पररी रूट ख़त्म हो जाता है तो उसको परमानेंट रूट लेके वहाँ पे डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। और हेयर ट्रांसप्लांट में जो भी बाल हम लेके लगाते हैं वहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्रिप लिया, पहले स्ट्रिप को एक एक हेयर में डिवाइड करते हैं, उसके रूट बनाते हैं। रूट बनाने के बाद में वहाँ एरिया तैयार करते हैं ऊपर, और वही रूट जैसे एक जगह से रूट को लिया, उसी रूट को आप वहाँ पे इम्प्लांट कर रहे हो, और वो रूट वापस बढ़ेगा। वो लाइव हेयर है, ऐसा नहीं है कि दिस इज आर्टिफिशियल हेयर। वो आपका लाइव हेयर है, वो वापस बढ़ेगा। उसको हेयर स्टाइल करवा सकते हैं आप, कलर कर सकते हैं उसको, जैसे आप मर्जी आए उसको हेयर स्टाइलिंग में डाइवर्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट का भी नया वर्जन आया मार्केट में, क्योंकि जब भी स्ट्रिप लेते थे तो उसमें स्टिचेस लगते थे।
20 से 25 या 50 स्टिच तक लगते थे उसमें, और पेशेंट जो रहता था बहुत परेशान रहता था, उसको पेन भी होता था, उसमें जॉब वगैरह में नहीं जा सकता था 3-4-5 दिन के लिए। लेकिन जो FUE फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, जो फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट है, उसमें एक ही हेयर हम लोग उठाते हैं आपके पीछे से, और उसी एक हेयर को आगे जगह बना के जहाँ चाहिए आपको वहाँ पे लगा देते हैं। कंफर्टेबल है, आपको इवन 10 सीटिंग में करवाना है करवा सकते हैं, एक ही सीटिंग में करवाना है तो भी करवा सकते हैं। ब्यूटी ऑफ दिस FUE इज़ कि स्टिच नहीं आते हैं, पेनलेस ट्रीटमेंट है, एक ही सीटिंग में ख़त्म हो सकता है, इवन बार बार आना है ख़त्म हो सकता है, ऑफिस आपका ख़राब नहीं होगा, आप सारे काम कर सकते हैं। तो दिस इज FUE सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो अदर पार्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट के भी, जिसमें कि जैसे स्काल्प का एरिया बड़ा हो गया तो स्काल्प रिडक्शन भी आता है, कि जैसे जहाँ बाल नहीं है उसी हिस्से को काट लेते हैं और फिर स्टिच कर देते हैं, तो बालों वाला एरिया आएगा वो पास पास आ जाएगा। तो अगेन द रिडक्शन ऑफ हेयर स्काल्प का एरिया हो गया आपका। उसके बाद में एक्सटेंशन आता है, स्काल्प एक्सटेंशन। स्काल्प का जो स्किन है आपका, हेड के जो स्किन के नीचे हम लोग इंजेक्टेबल डालते हैं जो स्किन को एनलार्ज करेंगे, और वही स्किन को फिर बाद में लूज हो जाएगा वो स्किन, तो उसको भी काट लेते हैं और हेयर वाले एरिया को पास पास लेके आ जाते हैं। दैट इज अ हेयर रिडक्शन। दीज आर द सर्जिकल एस्पेक्ट। बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल टुडे इज FUE। और लास्ट में रहेगा सिकाट्रेशियल एलोपेशिया। सिकाट्रेशियल एलोपेशिया में बेसिकली हेयर रूट नहीं होते हैं, तो जो भी उसका रीज़न रहेगा और डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए अगर इन्फेक्टेड है तो उसके लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा तो एंटीबायोटिक लगेगा उसको, और फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल लगेगा, और बाद में भी हेयर रूट नहीं आते तो ही कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। डॉक्टर साहब, काफ़ी लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारे बालों की केयर हम कैसे करें, किस तरह से शैम्पू करें, किस तरह से ऑयल का यूज़ करें, और कौन से ऑयल का यूज़ करें, कौन से शैम्पू का इस्तेमाल करें, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली ये सबके लिए है कि हेयर को कैसे मैनेज करें घर पे। जो भी हेयर के पेशेंट मेरे पास आते हैं उनका ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि सर आपने अभी तो 2-4 महीने दवाई कर लिया है, 6-8 महीने 1 साल कर लिया, उसके बाद में कैसे उसको मैनेज करेंगे घर पे। तो नॉर्मल जो गाइडलाइन है हेयर को केयर करने के लिए, उसमें ऐसा है कि डेली हेयर लॉस ऑफ 50 to 100, 50 से लेके 100 बाल अगर गिरते हैं तो वो नॉर्मल है, चिंता मत करो, इट्स ए नॉर्मल हेयर फॉल। जो रूटीनली मैंने आगे भी बता दिया कि हेयर एक साइकिल में, जन्म मरण के साइकिल में जाता है, एनाजन, कैटाजन, टिलोजन, और जो टिलोजन वाला फेज़ है वो कंटिन्यूस, तीन स्टेज कंटिन्यूस चलते तो हेयर फॉल तो होना ही होना है। लेकिन जो आप हेयर फॉल रहता है वो हेयर फॉल अगर एक्सेसिव हो जाता है, जैसे आपके हेयर 20 गिर रहे हैं तो आपका जो फेज़ है वो 20 पे है, तो अगर 40 हेयर लॉस होने लगा आपको या 100 हेयर लॉस होने लगा तो दैट इज़ अब नॉर्मल। उस टाइम पे आपके डॉक्टर को मिलो। दूसरा रहेगा कि शैम्पू कौन सा करें, कब करें, कैसे करें। शैम्पू के भी टाइप रहते हैं कि देयर आर शैम्पूज अवेलेबल फॉर द डैंड्रफ, देयर आर शैम्पूज अवेलेबल फॉर द विथ कंडीशनर फॉर सिल्की हेयर। तो क्या क्या करें, कितने सारे ब्रांड है, कौन सा ब्रांड लगाएं। बेसिकली इसमें जो ब्रांड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्लियर यू। शैम्पू जो बनाया गया मार्केट में, क्यों बनाया, पहले हम लोग साबुन यूज़ करते थे, उसके पहले कुछ भी यूज़ नहीं करते थे बिफोर एंशियंट पीरियड में। तो धीरे धीरे दी ज़्यादा हायर वर्जन ऑफ साबुन को शैम्पू बनाते हैं। शैम्पू जो है वो लिक्विड सोप है। लिक्विड सोप क्यों बनाया गया, क्योंकि हेयर है उसके रूट में अपने को क्लीनिंग करना है, हेयर के ऊपर क्लीनिंग नहीं करना है। रूट को क्लीन करने के लिए लिक्विड चाहिए। जैसे ही आप शैम्पू डालते हो स्काल्प पे चला जाता है, रूट पे चला जाता है, जब भी आप मसलते हो उसको तो अंदर का स्किन और रूट को क्लीन करता है। तो दैट इज़ वन थिंग, आपको शैम्पू लगाना है, साबुन कभी नहीं लगाना है। साबुन लगाते हैं उस टाइम पे आपको रगड़ना पड़ेगा साबुन को, और साबुन रगड़ने से हेयर को मैकेनिकल ट्रॉमा होता है, और मैकेनिकल ट्रॉमा अगेन लैंड अप इन अ ड्राई हेयर, स्प्लिट हेयर। तो वो सारे प्रॉब्लम आपको साबुन लगाने से बालों के तकलीफ़े में चले जाओगे आप। तो बेटर यू गो फॉर शैम्पू, जो भी आपको शैम्पू चाहिए ले आ सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर शैम्पू से आपको एलर्जी है जो आप लगा रहे हैं, फिर आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा कि सर मैं कौन सा शैम्पू लगाऊं। उसके देयर आर वेराइटी ऑफ शैम्पूज मेडिकेटेड अवेलेबल इन मार्केट, तो वो एक कर सकते हैं। शैम्पू लगाने से पहले 15 मिनट पहले ऑयलिंग करना है। पूरी नाइट ऑयल लगा के मत सो जाओ, ठीक है। ऑयल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हेयर ग्रोथ, ऑयल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हेयर ग्रोथ।
तो हम लोग क्यों ऑयल लगाते हैं, इतने सारे ब्रांड क्यों अवेलेबल है मार्केट में। बेसिकली साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव हो गया है कि जब भी हम तेल लगाते हैं तो तेल, हेयर ऊपर का जो साफ्ट है वो तो ड्राई टिश्यू है, डेड टिश्यू है, उसमें जब ऑयल लगाते हैं तो ऑयल लगाने के टाइम पे जो हम मसाज करते हैं, मसाज ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, तो वो हेयर रूट को सप्लाई करेगा और तब जाके हेयर बढ़ता है। तो मसाज आपको कितना चाहिए, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट आपने मसाज किया, आपका ऑयल का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और जब भी ऑयल लगाते तो आपका फिंगर मूव हो सकता है स्कैल्प के अंदर। ऑयल इज ए वर्किंग एज ए व्हीकल, वो कोई पोषण नहीं दे रहा है अंदर, स्किन के नीचे जाके अंदर जाके काम नहीं करने वाला है। आप बालों में अच्छे से मसाज कर पाएँ उसके लिए ऑयली बेस चाहिए, और वो ऑयल इसलिए लगाते हैं हम लोग। और उसके बाद में हेयर रूट को आपने मसाज कर लिया अच्छे से, हेयर रूट को एक्टिवेट कर लिया, उसका ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया। जब ब्लड सप्लाई बढ़ा तो अपने रूट को, नीचे के बल्ब को, उसको न्यूट्रिशन मिल गया, तो वो बाल बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। आफ्टर दैट वॉश द ऑयल, ऑयल का काम खत्म। उसके बाद फिर शैम्पू करो, तो उसके फ़ायदे क्या होंगे कि एक तो आपका हेयर ड्राई नहीं रहेगा, ठीक है, पहले ऑयल किया आपने तो जो ड्राइनिंग है शैम्पू के कारण जो ड्राई हो जाते हैं वो नहीं रहेगा। अब लेडीज़ में तो हेयर लेंथ रहेगा, तो उसको शैम्पू कैसे करना है, तो जब भी शैम्पू आप लगाओ तो रूट में लगाओ, बालों के ऊपर मत रगड़ो उसको, रूट में लगाओ, 2-3 मिनट रखो उसको, जो शैम्पू काम करे, अंदर के जो डैंड्रफ वगैरह हैं, फ्लैक्स हैं, कचरा है, उसको नरम करें। नरम करने के बाद जब बॉडी वॉश हो जाता है आपका, उसके बाद पानी डालो, और पानी डालने पे बालों के ऊपर तो शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाना है, बालों के रूट के अंदर शैम्पू लगाना है, और जो शैम्पू का जो एक्स्ट्रा वेरिएंट होगा वो बालों के ऊपर से चला जाएगा, तो उस टाइम पे मसलना नहीं है बालों के रूट को। अब लास्ट में शैम्पू हो गया, शैम्पू होने के बाद फिर कंडीशनर लगाओ। जिसके बाल ड्राई हैं, जिसको ड्राई है, लस्टर नहीं है, एक साइन नहीं है बालों में, वो साइन लाना है आपको, लस्टर लाना है, हेयर का फील स्मूथ करना है, देन यू रिक्वायर्ड कंडीशनर। अब कंडीशनर क्या है, दैट इज ए न्यूट्रिशन टू द ड्राई हेयर, ठीक है। आपने ऑयलिंग पहले किया, उसके बाद में शैम्पू किया, शैम्पू से हेयर जो ड्राई हुआ ना उसको वापस नरिश करें आप। तो शैम्पू खत्म हो गया आपका, क्लीन कर दिया, उसके बाद कंडीशनर लो, उसको बालों की साफ्ट पे लगाओ, उसको रूट में लगाने की ज़रूरत नहीं, उसको साफ्ट पे लगाएं, 3-4 मिनट रखो उसको लगा के, फिर उसको पानी से साफ़ करो। उसके बाद टॉवेल से बिल्कुल मत रगड़ो, बालों को टॉवेल से रगड़ते हैं तो वो अगेन ट्रॉमा करेगा, स्प्लिट हेयर करेगा। कई फीमेल्स क्या करती है कि बालों को आगे लेके आती है, फिर वो रुमाल से ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, तो वो स्प्लिट हेयर करता है नीचे। स्प्लिट हेयर अपने आप नहीं आता है। और बॉयज़ में भी क्या, जल्दी होता है जॉब करने के लिए जाना है, तो फटाफट रुमाल लिया, तौलिया लिया, फटाफट ऐसा ऐसा किया और बाल बनाए, भागे वहाँ से। ऐसा नहीं करना है, उसको ड्राई होने दो, नेचुरली ड्राई होने दो। या फिंगर मूवमेंट कर सकते हैं आप। जब भी आप मैकेनिकल ट्रॉमा करोगे अगेन हेयर डैमेज होगा, एक तो डैमेज हो ही रहा है पहले से, तो उसको इस तरह से अपने धीरे धीरे करके मैनेज कर सकते हैं। और ये चीज़ें अपने डेली आदत में लेके आओ, तो विदिन 2-3 मंथ आपका जो पैटर्न है हेयर का वो चेंज होने लगेगा, और किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। सर, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये हॉस्पिटल है आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेजर सेंटर, जो कि मोनालिसा कॉम्प्लेक्स मॉर मेगा स्टोर के बाजू में है, वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? ओके, थैंक यू। लास्ट आई समराइज एवरीथिंग। मैंने ये जो सेगमेंट डर्मेटोलॉजी सिलेक्ट किया और यहाँ पे 3rd यूनिट मैंने डाला, 3rd यूनिट इन मांजलपुर, उसका जो रिक्वायरमेंट था वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफ़िल करने का प्रयत्न किया है। एक विटिलिगो सर्जरी, सफ़ेद दाग में मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके सेक देने की थेरापी से लेके सर्जरी तक, मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट इवन आई हैव अवेलेबल, मेक इट अवेलेबल ओवर हियर। दूसरा रहेगा पिंपल्स का पूरा ट्रीटमेंट 1 to 100 आप बोल सकते हैं उसको, जैसे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका लेसर ट्रीटमेंट, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट। 3rd रहेगा हेयर के लिए भी सारी चीज़ें, हेयर का बेसिक ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, हेयर हाउ टू केयर यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट, उसका लेसर रिमूवल, इवन डायोड, एवरीथिंग आई हैव इंस्टॉल्ड ओवर हियर। तो बाल को हटाने से लेके बाल को उगाने तक की सारी ट्रीटमेंट बालों के लिए अवेलेबल किया। और उसके अलावा रहेगा अपना लेसर का पूरा मैंने डिटेल दे दिया आपको। और लास्ट में रहेगा अदर देन दिस, कि ये मेन ट्रीटमेंट है, उसके साथ साथ सर और क्या मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ आपको। तो उसमें रहेगा, एक तो पाँव के नीचे कील हो जाती है, पगनी कणी कही है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है,
कि 2 मिनट चाहिए मुझे, सिर्फ उसको लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, 2 मिनट में वो नम हो जाता है, उसको ही गोल घुमाया और हाथ में कनी। इट्स 2 मिनट वर्क, नॉट रिक्वायर्ड स्टिच इवन। स्टिच की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में आपका पाँव का जो कील है उसको हटा सकते हैं। दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद में रहेगा एक्जिमा, खरजवा जे मोटा मोटा થઈ જાય છે। પીપલ આર લાઈક દે આર સો वरीड अबाउट देयर एक्जिमा कि यार क्या जाऊँ, कई रीते सारू करूँ। तो वी हैव इंस्टॉल्ड फॉर दैट एक 2 तरह के ट्रीटमेंट है उसके। जब मेडिकल ट्रीटमेंट आपको काम नहीं करता तो ही इधर आए, वरना डोंट कम ओवर हियर। आपके डॉक्टर हैं, अच्छे से दवाई कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन जब आप फील कर रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं हो रहा है, उसके आगे कुछ चाहिए मुझे, देन यू कम टू माई सेटअप। मेडिकल ट्रीटमेंट में आगे आएगा, एक तो इंजेक्शन लगा सकते हैं, इंट्रालीजनल इंजेक्शन काम करेगा इसमें। और उसके भी ऊपर जिसको निडल से डर लगता है उसमें डर्मोजेट अवेलेबल किया है यहाँ पे, जिसमें निडल नहीं रहता है। स्टरिलाइज करना पड़ता है एवरी पेशेंट में, उसको स्टरिलाइज करेंगे, उसके अंदर मेडिसिन डालेंगे, उसके लिए गन जैसा रहेगा और डायरेक्ट गन से अपने विदाउट निडल खरजवे के अंदर इंजेक्शन डाल सकते हैं, एक्जिमा के अंदर इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट। आपका 3 या 5 इंजेक्शन लगेगा, 5 इंजेक्शन में ऑलमोस्ट 60, 70, 80% तक आपका एक्जिमा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। अगेन आई एम प्लानिंग ओवर हियर कि ईयर रिपेयर करते हैं हम लोग, वो भी प्लास्टिक सर्जरी के जो स्टिच रहते हैं, आपका स्कार दिखेगा भी नहीं, आपका स्कार दिखेगा भी नहीं। और स्कार अगर हल्का सा दिखता है और आपको पसंद नहीं तो वी हैव CO2 लेसर, वो भी हटा के देंगे। ठीक है। उसके बाद में ईयर गन है अपने पास, अगर आपको कहीं सोनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कान को छेद करवाने के लिए वी हैव अ ईयर पिस्टल। आपको ईयर पिस्टल से सीधा गन यहाँ पे लगाते हैं, ईयर रिंग के साथ में वो वहाँ पे पियर्स हो जाएगा। 7 दिन के बाद आप हटाओ उसको आराम से, आपके ईयर रिंग्स डालो उसमें। तो दैट इज ईयर पिस्टल, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ओवर हियर। उसके बाद में रहेगा लास्टली और कौन कौन से डिजीज़ हैं जो हम लोग डील कर सकते हैं। तो एनी पार्ट ऑफ इचिंग, एनी पार्ट ऑफ बॉडी जहाँ इचिंग बहुत है, आपको बहुत खुजली हो रहा है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट एपिसोड कि एलर्जिक जो भी चीज़ें हैं उसका 1 to 100, जैसे एलर्जी का पूरा प्रोफाइल हम लोग करते हैं, उसमें कौन सी एलर्जी उससे प्रिवेंट करें, नहीं कर सकते तो वैक्सीन बना के देंगे। ठीक है। तो वैक्सीन लगाओगे आप, आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, उसके बाद में इम्यूनिटी अच्छी होने के बाद में इचिंग होगा ही नहीं। दूसरा है कि इचिंग और भी कारणों से आती है, जैसे एक्जिमा हो गया, एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो गया, तो उसका भी पूरा ट्रीटमेंट है अपने पास। एक किलॉइड है, किलॉइड एक ऐसी बीमारी है जहाँ किसी को लगता है या हेरिडिटरी है, तो उसमें छाती के भाग में एक छोटा सा स्किन का हिस्सा बाहर आ जाता है, या जहाँ वो गिरेगा उधर स्किन का हिस्सा बाहर आ जाता है। मैं आई विल गिव यू अ फोटोग्राफ ऑफ किलॉइड कि उस किलॉइड को कैसे अच्छा किया जाए। उसमें सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप सर्जरी नहीं करवा सकते, सर्जरी करवाओगे तो वो और बढ़ेगा। तो डोंट डैमेज इट विथ सर्जरी। उसके लिए भी अगेन मेरा ये डर्मोजेट काम करेगा, इंजेक्शन लगा सकते हैं उसमें। सिलिकॉन जेल्स वी हैव अवेलेबल ओवर हियर। सिलिकॉन के प्रेशर बैंडेजेस आ गए अभी कि किलॉइड के ऊपर मैं बैंडेजेस आपको दूंगा, वो बैंडेज घर पे लगाते रहें और वो किलॉइड अपने आप स्किन के अंदर समा जाएगा, वापस नहीं आएगा बाहर। अगर आता भी है तो ट्यूब्स आपको दे रहे हैं घर पे लगाने के लिए, एक बार 5, 7, 10 इंजेक्शन लगवा लिया आपने, किलॉइड स्किन के अंदर वापस चला जाता है, समा जाता है अंदर। तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट, वो भी आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं। उसके बाद में रहेगा जो भी सबसे सेंसिटिव इश्यू है समाज में, सेक्सुअल डिजीजेस। तो सेक्सुअल डिजीज इज ए पार्ट ऑफ स्किन स्पेशलिस्ट, हमने वो सब पढ़ाई किया हुआ है ऑलरेडी। तो आई गिव यू अ पर्सनल एडवाइस कि जब भी आपको कोई पर्सनल इश्यूज हैं इसमें, जैसे सेक्स रिलेटेड इश्यूज हैं या सेक्स के डिजीज़ हैं, गुप्त रोगों जो आपने कही है, मैं पेशाब की जगह पे फुल्ली थवी, पेशाब की जगह पे चांदे या छाले हो जाने, पेशाब की जगह से परु निकलता है, उसमें स्मेल, बेड स्मेल आता है, या फीमेल में डिस्चार्ज बहुत रहता है, तो वी हैव लेडी डर्मेटोलॉजिस्ट विथ अस, लेडी स्किन स्पेशलिस्ट अपने यूनिट में काम है, 2 लेडी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे। तो आप आओ, उनको उनसे डिस्कस करो और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लो उनसे। लास्टली अगर कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल तकलीफ है, जैसे आपके सेक्स की जो भी रिक्वायरमेंट है नहीं अच्छा हो सकते हैं आप, तो उसको भी सेक्सुअल सलाहकार की तरफ या गिविंग एडवाइस। ठीक है। तो हाउ टू डील विथ योर लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, या आप कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं या कैसे उसको फुलफिल एक दूसरे की नीड या रिक्वायरमेंट। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते हैं इसमें, इस वेरी सेंसिटिव इश्यू। तो जब आप लगाते हैं कि यार इसमें कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत है, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट आवर सेंटर, आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर। आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी।
और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। तो आई अपील कि रॉन्ग हाथों में मत जाओ आप। जैसे रोड के बाजू में वो ठेले लगा के बैठे हैं, दे आर लाइक डैमेजिंग टू योर पर्सनालिटी, योर हेल्थ, डोंट गो ओवर देयर। ऑथेंटिक पर्सनालिटी, यही नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही आओ, किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को मिलो, दे कैन सॉल्व योर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बीजी बीमारी जो હોય છે એમાં और जो तकलीफ़ें होती है बॉडी में, उसमें एक है सबसे बड़ा तकलीफ वाला डिजीज़, उसको सोरियासिस बोलते हैं। सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो एक बार आ गया उसके बाद में हर सीज़न चेंज होता है और वो वापस आता है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, या डॉक्टर क्या कर सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट क्या कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आपकी स्किन को एकदम 100% नॉर्मल फील दे सकते हैं। तो जब भी आपको ज़्यादा सोरियासिस बढ़ जाता है, आप आइए स्किन स्पेशलिस्ट के पास और उससे क्लीन करवाइए, उसकी दवाई चालू रखें, तो एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपका लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगा। तीसरी जो चीज़ें रहती है उसके बाद वाली चीज़ें, उसमें रहते हैं छोटे छोटे दाने गर्दन पे पाए जाते हैं, स्किन टैक्स बोलते हैं। आई विल गिव यू अ फोटोग्राफ ऑफ दैट ऑल्सो, कि आँख के आसपास जो जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी, उस एज के साथ साथ चेंजेस, फेशियल या स्किन चेंजेस आते रहते हैं। आइज़ के ऊपर लटकते लटकते छोटे छोटे दाने आप पाते हैं, उसको स्किन टैक्स बोलते हैं। आँख के नीचे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, इवन गर्दन में, अंडर आर्म में, ग्रॉइन में, तो वो स्किन टैक्स हैं। स्किन टैक्स को एक ही दिन में, एक ही बार में, विदाउट प्रॉब्लम उसको हटा सकते हैं। अगर 100 से भी 500 से भी ज़्यादा स्पॉट है, उसको एक ही सिटिंग में, वी हैव अ मशीन फॉर दैट। लेसर मशीन है उसके लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी है उसके लिए। एक ही सिटिंग में सारे स्पॉट को हटाया जा सकता है और विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, फिर भी उसको कर सकते हैं सर्जरी। और तीसरा रहेगा चेपी दाना, मसा, एनु शू करी शकाय, वॉट कैन बी डन फॉर दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर छोटे छोटे दाने हैं, मसे हैं, फैल रहे हैं, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबको होते हैं, उसके भी सारी ट्रीटमेंट, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट इतना अच्छा काम नहीं करता है उसमें। जब भी वो मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करता तो अगेन वी कैन गो फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी या CO2 लेसर। उससे वो सारे स्पॉट को हटाया जा सकता है। इवन सिंगल डे सर्जरी, सुबह आओ, आधे घंटे में घर, रहने की ज़रूरत नहीं है, भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, इतना दर्दनायक वो प्रोसीजर नहीं है। सिर्फ 5 मिनट वर्क, डे केयर सर्जरी, आओ उसको ख़त्म कर सकते हैं। लास्ट में रहेगा नाखून। नेल इज़ अ पार्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी। નેલ છે એ સ્કિનનો જ એક પાર્ટ છે, અને નખના અલગ અલગ રોગો હોય છે। નખ તૂટી જાય છે, નખ બ્રિટલ થઈ જાય છે, નખમાં ફંગલ ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે, નખની नीचेनी स्किन मोटी થઈ गई છે। दीज आर द प्रॉब्लम। स्किन के साथ साथ नाखून भी डैमेज हो रहे हैं, आपके नाखून ब्रिटल हो रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, नाखून की साइज़ बढ़ रही है, या नाखून बढ़ते नहीं हैं, नाखून में वाइट स्पॉट हो गए हैं, नाखून में खड्डे हो गए हैं, तो वो सारे नाखून के प्रॉब्लम उसको भी स्किन स्पेशलिस्ट ही ट्रीट करता है। तो वो एक अलग स्पेशलिटी नहीं है। नाखून या नेल इज़ अ पार्ट ऑफ स्किन। नाखून के जो भी तकलीफ़ें हैं वो स्किन के डॉक्टर देखते हैं। आप कभी भी उसके लिए आ सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी मिलेगा आपको। थैंक यू। हमें आशा है आपकी काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो आप आइए डॉक्टर प्रियांक सेन जी से मिलिए और आपकी समस्या का समाधान लीजिए। थैंक यू। આ કાર્યક્રમ અંગેના આપના મંતવ્ય અને વધુ માહિતી મેળવવા માટે સંપર્ક કરો 212 મોનાલિસા બિઝનેસ કોમ્પ્લેક્સ, મોર મેગા સ્ટોર પાસે, માંજલપુર, વડોદરા। ફોન નંબર 026526611942 તથા 102 ફર્સ્ટ ફ્લોર, ડેક્સ પ્લાઝા, ઝવેરનગર બસ સ્ટોપ પાસે, વાઘોડિયા રોડ, વડોદરા। ફોન નંબર 0265256030 તેમજ ટાવર પ્લાઝા, રાવપુરા ટાવર પાસે, રાવપુરા મેઇન રોડ, વડોદરા। ફોન નંબર 026524377711।